जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो कवर करेंगे, बाकी अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अब इंपॉर्टेंट में आएगा सेक्शन 54, सेक्शन 54B, 54D, 54EC, 54F। ओके, अब नेक्स्ट इसमें से आएगा एक जो है वो 54G है, फिर आता है 54F ऊपर कवर हो गया ना, हाँ बस इतने हैं, वो एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 54GB और 54F काफ़ी सिमिलर है उनका टैक्सेबिलिटी। ओके यस, तो समझते हैं। चलो अब इस एग्जाम्शन में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना माय डियर स्टूडेंट्स। अब यह एग्जाम्शन मतलब क्या, ये एग्जाम्शन मतलब क्या, अब से फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाउस प्रॉपर्टी था, आपने वो हाउस प्रॉपर्टी बेचा, कैपिटल गेन्स आया, उस पर आपने टैक्स पे किया। ओके, अब गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहती है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अब गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहती है लोगों को कि आप कुछ जगहों पे इन्वेस्ट करो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप कॉलम देखेंगे, स्क्रीन पे ठीक से देख लीजिए, यस यहाँ पे अगर आप न्यू एसेट देखेंगे तो केयरफुली देखिए, यहाँ पे न्यू एसेट्स में क्या क्या है। 2 रेसिडेंशियल हाउसेस, मतलब गवर्नमेंट वांट्स यू टू बाय रेसिडेंशियल हाउसेस, गवर्नमेंट वांट्स यू टू बाय एग्रीकल्चरल लैंड, गवर्नमेंट वांट्स यू टू बाय लैंड एंड बिल्डिंग इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, रेसिडेंशियल हाउसेज इन इंडिया। मतलब गवर्नमेंट इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप इन चीज़ों की तरफ इन्वेस्टमेंट करो माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, इसलिए So my dear students, what is government saying? कि अगर आपका कुछ गेन आया, अगर आपका कैपिटल गेन आया और अगर आप हमारे कंडीशंस, दिए गए कंडीशंस के हिसाब से अगर आप इन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको कैपिटल गेन में से एग्जेम्पशन देंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो क्या बोला गया है, यू हैव वन एसेट दैट इज ट्रांसफर्ड, मतलब आपको कौन सा एसेट ट्रांसफर करना है। ओके, किसको ये एग्जेम्पशन मिलेगा, कितने साल, मतलब ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म होना चाहिए। ओके, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट करना है। सी मतलब अब मुझे गेन हुआ, राइट, मैंने एसेट बेचा तो मेरे पास पैसे आए, बराबर है ना। अगर एसेट बेचा तो मैंने पैसे आए, तो मैंने ये जो मेरे पास पैसे आए ना, गवर्नमेंट चाहती है कि इन पैसों को अच्छी जगहों पे हम इन्वेस्ट करें ताकि क्या हो जाए, वो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन, ये वो सारा लफड़ा, ओके, टेररिज्म, राइट, मतलब ये सारे चीज़ों को हम कंट्रोल में ला सकें, इन सारे चीज़ों को हम कंट्रोल में ला सके। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपने एसेट्स बेचा, आपके पास पैसे आए, इन पैसों को आप अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट करो, हमारे कंडीशंस फुलफिल करो, हम आपको कैपिटल गेन में एग्जेम्प्ट करेंगे। क्लियर? नाउ व्हाट डज सेक्शन 54 से, व्हाट डज सेक्शन 54 से? आपके पास बुक नहीं है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपकी स्क्रीन पे अच्छे से दिखे, स्क्रीन पे। ओके, सेक्शन 54 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इस बार इसमें कुछ अमेंडमेंट है इसलिए इससे क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा लाइकली है, मतलब छोटा सा अमेंडमेंट है। ओके, मतलब रीसेंट अमेंडमेंट नहीं, एकदम अभी का नहीं, बट रीसेंट अमेंडमेंट है, तो लाइकली है कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाए, इस पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है सेक्शन 54 में? सेक्शन 54 कहता है कि इफ एसेट ट्रांसफर्ड इज रेसिडेंशियल हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिडेंशियल हाउस, सी हाउस कैन बी यूज्ड फॉर n number of purposes, houses can be used for n number of purposes। अगर आप कोई रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफर कर रहे हो, ओके, और ट्रांसफर करने वाला कौन है, इंडिविजुअल या HUF, मतलब अगर कोई इंडिविजुअल HUF, ओके, अगर एसेट ट्रांसफर कर रहा है, वो एसेट क्या होना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ओके, अब वो एक्सीडिंग 36 मंथ्स होना चाहिए, मीन्स इट शुड बी लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस, इट शुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ओके, मतलब क्या, यू वांट मी टू रिड्यूस दिस डाउन इनटू अ चार्ट से, हम सेक्शन 54 का चार्ट बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सेक्शन 54 का चार्ट बनाते हैं। ओके, मैं सारों का चार्ट नहीं बनाऊंगी, आई एम ओनली गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू इट, रेस्ट यू विल हैव टू डू फॉर होमवर्क। ओके, यस, okay, now suppose if an individual or HUF, okay, is transferring what, now it should be a residential house,
It should be a residential house property and it should be a long term capital asset. Okay, ठीक है. अब आगे उनका क्या कहना है माय डियर स्टूडेंट्स? आगे उनका कहना है कि इसको बेचने के बाद जो पैसे आएंगे, ओके, यू कैन इन्वेस्ट इट. न्यू एसेट क्या होना चाहिए? इन्वेस्टेड. ओके, अगर आपका कैपिटल गेन, ओके, पहले 1 रेसिडेंशियल हाउस में अलाउड था, अब इसको अमेंड करके चेंज करके 2 रेसिडेंशियल हाउसेस कर दिया है. ओके, पर इसको एक कंडीशन है. इफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड ₹2 crore देन ही कैन परचेस 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज. मतलब क्या? सी उसने क्या किया? उसने मिस्टर एक्स को बेचा. अब उसने अगर मिस्टर एक्स को बेचा माय डियर स्टूडेंट्स, अब उसने अगर मिस्टर एक्स को बेचा, इज इट ट्रांसफर? यस. कैपिटल गेन आएगा. ओके, तो सेल कंसिडरेशन, ओके, लेस एक्सपेंसेस, फिर आएगा नेट सेल कंसिडरेशन, राइट. अब लॉन्ग टर्म, अब यहाँ पे कंडीशन ही है लॉन्ग टर्म होना चाहिए, सो लेस आ जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ओके, फिर जो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर कुछ रहा, फिर आपका आएगा कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ओके, अब उनका क्या कहना है? ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, इफ इट इज अप टू 2 crores, if it is up to 2 crores then you can invest in 1 residential house property. Okay, invest in 1 residential house property. But if it is more than 2 crores then 2 residential house properties, and if it is more than 2 crores then आप एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. मतलब आपका गेन जो आता है ना, हम उस पे नजर रखेंगे. आपका जो गेन आ रहा है ना, हम उस पे नजर रखेंगे. अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 crores है, तो आप 2 नए घर खरीदो, आपको उनका एग्जेम्पशन मिल जाएगा. पर अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 crore से ज्यादा होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का चांस है. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब इसमें कुछ लिमिट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं. व्हाट आर द कंडीशंस? ओके, अब आपको इन्वेस्टमेंट, अब आपने कैपिटल गेन्स था आपके पास, आपने इन्वेस्ट किया, ओके, तो आपको यहाँ पे कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानो कि मेरा आया है, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है 59 lakhs. ओके, और मैंने एक नया घर खरीदा, और ओके, मैंने एक नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा जिसका वैल्यू अगर 61 lakhs है, तो मुझे कितने का एग्जेम्पशन मिलेगा? 61 lakhs की 59 lakhs. कम ऑन, इतना तो टैक्स आपने समझ लिया होगा अभी तक. 59 lakhs और 61 lakhs, कम ऑन, मुझे कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? 59 lakhs. वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स. सो उनका कहना है कि कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर, उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा. ठीक है, नथिंग सो डिफिकल्ट. ओके, फाइन. अब आगे उनका क्या कहना है? आगे उनका कहना है कि इस पे एक लिमिट है कि आप कब इन्वेस्ट कर सकते हो. गवर्नमेंट क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या आपके इन्वेस्टमेंट की वेट नहीं करेगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको टाइम लिमिट दे देगी, आपको उस टाइम लिमिट में नया घर खरीदना होगा. ओके, क्या टाइम लिमिट दिया है? विदिन 1 year बिफोर, 1 साल पहले भी खरीदा तो चलता है, क्योंकि सी अंडरस्टैंड, अगर मैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचती हूँ और अगर मेरे पास एक ही घर है, तो वो घर बेचने से पहले क्या उसके बाद मैं रास्ते पे थोड़ी नहीं रहूंगी, तो मैं दूसरा घर खरीदूंगी तभी तो ये घर बेचूंगी. अगर एक ही घर रहा तो बराबर है, तो 1 साल पहले खरीदा तो भी चलेगा, क्योंकि ये ट्रांसफर क्या करे हो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. एवरीथिंग इज लॉजिकल इन टैक्स. ओके, विदिन 1 year बिफोर और 2 years आफ्टर. और अगर आपका कंस्ट्रक्शन करने का मन है, तो कंस्ट्रक्शन को वक्त लगता है, तो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो विदिन 3 years. आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो विदिन 3 years. ओके, यस. अब और एक कंडीशन ये है कि जो नया एसेट आपने खरीदा, आप वो 3 साल तक बेच नहीं सकते. मतलब क्या? पूरा की पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म में रिड्यूस करती हूँ, से देखना आपको कितना आसान हो जाएगा. ओके, ठीक है. फिर उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये सिचुएशन है, अब मिस्टर एक्स ने क्या, अब इंडिविजुअल के हाथ में क्या हो गया है? देयर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब इसका एग्जेम्पशन अगर चाहता होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ही विल हैव टू इन्वेस्ट इन 1 हाउस प्रॉपर्टी. किस में इन्वेस्ट कर सकता है? इट शुड बी अ
हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोला है, चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यू एसेट शुड बी अ रेसिडेंशियल हाउस। और ये रेसिडेंशियल हाउस कहाँ पे होने चाहिए, HP इन इंडिया। आउटसाइड इंडिया आपने अगर खरीदा तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ओके, हाउस प्रॉपर्टी शुड बी इन इंडिया। जो पैसा इंडिया का है वो इंडिया में ही खेलना चाहिए। ओके, कितने दिनों में ओके आपने जब सेल किया, ओके दिस इज व्हाट, दिस इज डेट ऑफ ट्रांसफर। तो उनका क्या कहना है, आप डेट ऑफ ट्रांसफर का 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर। ओके, ये किसका केस है, परचेस। और अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो 3 ईयर्स का टाइम है, अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो। समझ में आया, हाँ या ना। मतलब अगर आपको परचेस करना है तो आप देखा जाएगा आपने ट्रांसफर कब किया, उसके 1 साल पहले खरीदो या उसके 2 साल बाद खरीदो। अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो आपने हाउस प्रॉपर्टी बेच के पैसा लिया और उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन चालू किया, तो 3 साल के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का, तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके, और एक कंडीशन उनका ऐसा है कि दिस एसेट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर 3 ईयर्स। इसका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए फॉर 3 ईयर्स। ओके, आफ्टर 3 ईयर्स अगर आप चाहते हो तो इसका ट्रांसफर कर सकते हो और उस पर कैपिटल गेन आ जाएगा। बट अगर आपने 3 साल के अंदर ट्रांसफर किया तो एग्जेम्पशन जितना आपने लिया है विल बी टैक्सेबल, एग्जेम्पशन विल बी टैक्सेबल। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी, आर एग्जेम्पशंस इजी है क्या? बस आपको याद रखना है क्या बेचना है, कब बेचना है और कितने दिनों में बेचना है। इज इट इजी माय डियर स्टूडेंट्स? आई चैलेंज करती हूं मैं आपको, कोई इससे इजी आपको एग्जाम्पशंस करके दिखाए। अब नेक्स्ट 54B क्या बोल रहा है? अब बहुत लॉजिकल है माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे ध्यान लगा दो इधर। अगर यहाँ पे क्या बोला है 54B क्या बोलता है, अगर किसी इंडिविजुअल या HUF के पास एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो कैपिटल एसेट आता ही नहीं है, तो कैपिटल गेन आता ही नहीं है, तो एग्जेम्पशन का सवाल ही नहीं उठता। मतलब ऑब्वियसली दिस इज एप्लीकेबल टू अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, इंडिविजुअल HUF है, अगर इसको 2 साल तक आपने एग्रीकल्चरल के लिए यूज किया है, ओके, तो आपको इसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आपको परचेस करते वक्त, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, आप यहाँ पे परचेस करते वक्त कुछ भी परचेस कर सकते हो, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो। मतलब यहाँ पे फार्मर्स को सपोर्ट देना चाहते हैं कि अगर ऐसे किसी एरिया में आपके पास लैंड है जिसको बेच के अर्बन एरिया में आता है, तो लोग उस पर बिल्डिंगें बनाना चाहती हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई लैंड है ऐसी जगहों पे जिस पे ज़्यादा पैसा आ सकता है तो उसको बेच दो, और उसके जगह पे अगर आपको खेती बाड़ी करनी है, उसके लिए अगर आपको रूरल लैंड भी खरीदना है या कोई और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है, तो भी हम आपको एग्जेम्पशन देंगे। डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? ओके, यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको बेचना है, बेचने वाला इंडिविजुअल HUF होना चाहिए, बेचना क्या है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेचना है। ओके, सिर्फ कंडीशन ये है कि 2 साल तक आपने उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज करना है। ये आपको कुछ याद दिलाता है क्या? हाँ, सेक्शन 10 के अंडर भी ऐसा कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल है। ओके, और अगर आप यहाँ पे परचेज करते हो रूरल और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, ओके, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। सिर्फ आपने नया लिया हुआ एसेट अब 2 साल तक उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, 2 साल तक आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब 54 में स्पीक्स अबाउट ट्रांसफरिंग एसेट क्या होना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। 54B में क्या होना चाहिए, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, अब नेक्स्ट 54D क्या बोलता है, अगर किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की जगह पे, मतलब यू नो देयर आर ऐसे क्या होता है ना, चलिए कोई इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं ना आपके जगह, आप जहाँ पे रहते हो उनके आजू बाजू भी देयर वुड हैव बीन जोन्स जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जहाँ पे लाइक MIDCs होती है, राइट। सो सच इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स जहाँ पे होती है, अगर आपके पास वहाँ पे लैंड या बिल्डिंग है और अगर आप ये लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहे हो, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग इन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ओके, तो अगर वो एसएससी चाहे कोई भी हो, कंपनी भी रहा तो चलेगा। ओके, सिर्फ उनका कंडीशन क्या है, यूज्ड फॉर 2 ईयर्स, मतलब लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग 2 साल के लिए यूज किया, मतलब ये क्या होना चाहिए,
ये क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, बराबर है ना, क्योंकि ये स्पेशल के कैटेगरी में आते हैं। स्पेशल के कैटेगरी में मतलब 24 महीने मतलब 2 साल। सो इन शॉर्ट इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब आपका MIDC या ऐसे कोई स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल जोन में अगर आपके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है और अगर वो लॉन्ग टर्म है और अगर आप उसको बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो, पर जो नया ले रहे हो ना, नया प्रॉपर्टी, वो भी इस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में ही लेना है। मतलब आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में बेच के दूसरी जगह पे लेते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो प्रॉपर्टी खाली पड़ी जाएगी, राइट, खाली पड़ी जाएगी तो इंडस्ट्रियल जोन कम कम होता जाएगा। वो नहीं चाहता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आप यहाँ पे बेचो और आपको लेना है तो यहीं पे किसी और जगह पे लेना है तो ले लो। ओके, गेटिंग इट? यस। अब आगे उन्होंने क्या बोला था, ये नई लैंड जो है विद इन 2 years, 2 साल तक आपको इसको ट्रांसफर नहीं करना है। डू यू अंडरस्टैंड? 2 साल तक आपको इसको ट्रांसफर नहीं करना है। डू यू गेट इट माय डियर स्टूडेंट्स? डू यू गेट इट? हाँ या ना? तो चलो मेरे साथ तीनों हम लोग बाय हार्ट कर लेते हैं। चलो तीनों एग्जाम्शन, एवरीवन, सेक्शन 54, एवरीवन फुल फोकस हियर, पूरा एग्जाम्शन इधर ही खत्म हो जाना चाहिए। सेक्शन 54 क्या बेच रहे हो? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ओके, वो क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म। बेचने वाला कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल या HOF। ओके, अब उस पर कैपिटल गेन आता है, क्या उसमें एग्जाम्शन मिलेगा? मिलेगा। क्या खरीदने के बाद एग्जाम्शन मिलेगा? अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो तो मिलेगा, 1 या 2, वो डिपेंड करेगा आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 crore है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 crore है तो आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का एग्जाम्शन ले सकते हो। पर अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 crore से ज्यादा है, ओके, देन इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, इफ सिर्फ आप 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का एग्जाम्शन ले सकते हो। ओके, अब ये जो नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है उसमें कंडीशन क्या है? कितने सालों में आपको खरीदना है? कितने सालों में आपको खरीदना है माय डियर स्टूडेंट्स? इसको खरीदना है आपको 1 साल पहले खरीदा तो चलेगा, खरीदना है तो 2 साल में खरीदना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना है तो आगे 3 सालों में कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ओके, यस। अब ये नया एसेट आपको कितने दिनों तक ट्रांसफर नहीं करना है? 3 सालों तक आपको ट्रांसफर नहीं करना है। 54 EC क्या बोलता है? ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपने बेची। ओके, क्या बेचा है आपने? लैंड और बिल्डिंग और बोथ। ओके, सो पहले तो इट शुड बी लैंड और बिल्डिंग और बोथ, और ये क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन नेचर। लॉन्ग टर्म, इट शुड बी व्हाट? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ओके, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है? अगर आपने बेचा, अगर आपने बेचा तो आपको कैपिटल गेन आएगा। इस कैपिटल गेन पे आप एग्जेम्पशन ले सकते हो। ओके, अब आपने सोचा कि लैंड एंड बिल्डिंग है तो मैंने बेचा तो मैं तो 54D के अंडर ले सकती हूँ, बट 54D इज स्पीकिंग ओनली अबाउट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। व्हाट इफ योर लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट इन दिस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग? तब आपको 54 EC के पास आना पड़ेगा। तो 54 EC क्या बोलता है? अगर आपने लैंड बिल्डिंग और बोथ बेचा और वो लॉन्ग टर्म है और अगर आपको इस पे कैपिटल गेन आया, ओके, तो आप इसका एग्जेम्पशन 54 EC में ले सकते हो। बट 54 EC क्या बोलता है कि जो आप नया एसेट खरीदोगे एग्जेम्पशन लेने के लिए, जो आप नया एसेट खरीदोगे एग्जेम्पशन लेने के लिए, तो ये एसेट क्या होना चाहिए? दिस एसेट शुड बी स्पेसिफाइड बॉन्ड्स। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड बॉन्ड्स कौन से हैं? NHAI, आई राइट इट हियर। ये बॉन्ड्स कौन से होने चाहिए? इट शुड बी NHAI के बॉन्ड्स या RECL के बॉन्ड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड, ओके, या NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। मतलब क्या? मतलब आप लोग इन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे, आप लोग उसमें बॉन्ड्स में पैसा दोगे और बॉन्ड्स लोगे, तो ये बॉन्ड्स किसने इशू किए? गवर्नमेंट ने इशू किए, तो गवर्नमेंट को इसके पैसे मिलेंगे, तो गवर्नमेंट ये पैसा लेके ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएगी इंडिया में। इसका लॉजिक ये है, इसका लॉजिक ये है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है? इनकम टैक्स एक्ट क्या बोल रहा है कि अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, ओके, और अगर वो लॉन्ग टर्म है तो आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, अब आपको कितने दिनों में इन्वेस्ट करना है? तो 6 महीनों के अंदर इन्वेस्ट करना है, विद इन 6 months। आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है। सी, अगर आपको लैंड बिल्डिंग या कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको ढूंढना पड़ता है, बराबर है। कई जगहों पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड, ओके, आई थिंक इट्स
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, आई थिंक कंपनी है. ओके, यस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली. अगर आपको लैंड बिल्डिंग कुछ खरीदना है तो आपको कई जगहों पे जाके घूमना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, बराबर है. आपको उनके साथ फिर किसी को बेचने की इच्छा होती है, किसी को बेचने की इच्छा नहीं होती, फिर आपको प्रॉपर डील स्ट्राइक करनी पड़ती है. बट इन केस ऑफ बॉन्ड्स आपको क्या करना है? आपको सिर्फ जाना है, ब्रोकर को बोलना है मुझे बॉन्ड्स खरीदना है, बॉन्ड्स खरीदना है, और आपको एग्जेम्पशन लेना है. इसमें आपको कौन सा यू डू नॉट हैव टू डिग अ वेल टू बाय अ बॉन्ड्स. इसलिए उन्होंने टाइम लिमिट यहाँ पे सिर्फ 6 महीना दिया है. जैसे कि मैंने बोला है, हर चीज के पीछे लॉजिक है. डू यू अग्री? डू यू अग्री माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो उनका क्या कहना है कि अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और उस पर अगर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. पर अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो आपने स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है. ओके, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है. वो कौन से बॉन्ड्स हैं? NHAI, RECL. ये 2 बॉन्ड्स में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो. और कितना? 50 लाख. मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम अमाउंट इज हाउ मच? 50 lakhs. मैक्सिमम अमाउंट इज 50 lakhs माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, 50 लाख का मैक्सिमम आपको इसमें एग्जेम्पशन मिल सकता है. ओके, और आपको इन बॉन्ड्स को आगे कितने सालों तक नहीं बेचना? 3 सालों तक नहीं बेचना. वो रहता है, वो सेम ही रहता है हमेशा. डू यू अंडरस्टैंड? इज इट ईजी माय डियर स्टूडेंट्स? Is it easy, my dear students? Yes or no? Okay, आगे आगे 54F. What does 54F tell you, my dear students? 54F बोलता है कि अगर आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी, अगर आपने ऐसा कोई कैपिटल एसेट बेचा which was other than residential house, which was other than residential house, सॉरी, मतलब यहां पे वो क्या बोल रहे हैं कि आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के, आई रिपीट, अगर आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के कुछ और एसेट खरीदा, ओके, और जो एसेट खरीदा दैट शुड बी अ हाउस प्रॉपर्टी, दैट शुड बी अ रेसिडेंशियल हाउस, दैट शुड बी अ रेसिडेंशियल हाउस. मतलब क्या? मतलब उनको क्या कहना है कि अगर आपने घर बेचा, लॉन्ग टर्म घर बेचा और आपने घर खरीदा तो सेक्शन 54 के अंडर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. पर अगर आपने कोई और कैपिटल एसेट बेची घर छोड़ के, और अगर आपने नया घर खरीदा रेसिडेंशियल हाउस, तो आपको सेक्शन 54 के पास आना है. क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, यस. तो उनको क्या कहना है कि अगर कोई इंडिविजुअल HOF है, उसके पास क्या है? कैपिटल एसेट है, और ये कैपिटल एसेट रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के है, मतलब यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी देयर. ओके, मैं दूसरे कलर से करती हूँ सो इट विल बी हाईलाइटेड मोर. इट शुड नॉट बी अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. If it is not a residential house property, my dear students, if it is not a residential house property, और अगर आप उसका ट्रांसफर करते हो, ओके, इसका ट्रांसफर करते हो और ट्रांसफर करके अगर आप इंडिया में नया घर खरीदते हो, वो भी रहने के लिए रेसिडेंशियल हाउस, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन है, यू शुड नॉट ओन मोर देन 1 हाउस ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर. You should not own more than 1 house in the date of transfer. मतलब क्या? मतलब क्या? आपके पास एक ही घर होना चाहिए. ओके, आपके पास 10-12 घर है और आप और एक घर खरीदना चाहते हो, तो उन लोगों का क्या होगा जिनको घर नहीं मिल रहे, राइट? हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लैविशली कहीं पर भी घर खरीद सके, पर घर होना ये एक बेसिक नेसेसिटी, एक बेसिक सपना होता है हर किसी की जिंदगी में, और हर किसी को राइट है कि वो इस सपने को पूरा कर सके. तो हम आपको कभी एनकरेज नहीं करेंगे आपके पास 10-15 कोई अदर कैपिटल एसेट्स बेचो और अब 10-15 घर खरीदो. फिर उन लोगों का क्या होगा जिनको ज़रूरत है. तो आपको एग्जेम्पशन तभी मिलेगा कि अगर आपके पास सिर्फ एक घर है जिसमें आप रह रहे हो और आप एक और खरीदना चाहते हो ताकि आप इसके अंडर एग्जेम्पशन ले सको. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? तो इनका क्या कहना है? यू शुड सेल अ कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. हु? इंडिविजुअल और HOF. ओके, यू इंडिविजुअल और HOF इज बेच रहा है कोई कैपिटल एसेट, एक्सक्यूज मी, जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, एंड टू गेट एग्जेम्पशन इन दिस, ओके, उनको किस में इन्वेस्ट करना है? किस में इन्वेस्ट करना है? रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया. क्या बाय करना है? रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया. ओके, तो आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन कितना मिल जाएगा?
यहाँ पे एग्जाम्शन कितना मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्शन डिफरेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। उनका क्या कहना है, ओके, से फॉर एग्जाम्पल ये रहा सेल कंसिडरेशन, आपका सेल कंसिडरेशन है 50 lakhs और लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आपने किए, से दिस इज 5 lakhs, तो आपका नेट सेल कंसिडरेशन कितना आया, आपका आया 45 lakhs, ओके 45 lakhs। और इसमें से आपने लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किया मानो 20 लाख का, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया कितना आया, 25 लाख का, ओके। कंपलसरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आएगा क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचने के बाद ही आपको ये एग्जाम्पशन मिलेगा, ओके। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 25 लाख। अब आगे फोकस करना माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 25 लाख, ओके, अब आपको एग्जाम्पशन लेना है सेक्शन 54F के अंडर। तो सेक्शन 54F क्या बोलता है कि रुको हम लोग आपको कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आपका नेट सेल कंसिडरेशन कितना है, आपका नेट सेल कंसिडरेशन कितना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ओके, अब आपका नेट सेल कंसिडरेशन है 45 लाख रुपीज, ओके, आपका नेट सेल कंसिडरेशन कितना है 45 लाख रुपीज, ओके। आपने कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था, नेट सेल कंसिडरेशन जितना है उतना इन्वेस्ट करना चाहिए था, मतलब पूरा की पूरा पैसा आपने किस में लगाना चाहिए था, घर खरीदने में लगाना चाहिए था। अगर आपने लगाया तो ठीक, नहीं लगाया तो हम आपको पूरा एग्जाम्पशन नहीं देंगे। लॉजिक समझ में आया क्या, लॉजिक समझ में आया क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। मतलब अगर आपका नेट सेल कंसिडरेशन 45 lakhs है, तो अगर आपने 45 lakhs, सी दिस इज नेट सेल कंसिडरेशन एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट, अगर आपने पूरा 45 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया तो आपको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, ओके। कितने का नया घर है, यहाँ पे लिखती हूँ, न्यू हाउस, न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की प्राइस है, वो यहाँ पे ही आ गई ना, एक मिनट, ओके। अगर 45 लाख का नेट सेल कंसिडरेशन है और अगर आपने पूरे की पूरे 45 लाख इन्वेस्ट किए तो आपको पूरा एग्जाम्पशन मिल जाएगा 45 लाख रुपीस का, ओके। पर अगर आपका नेट सेल कंसिडरेशन है 45 लाख और अगर आपने सिर्फ 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो अगर आपने सिर्फ 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको प्रपोर्शनेट डिडक्शन एग्जाम्पशन मिलेगा। मतलब क्या 45 लाख का नेट सेल कंसिडरेशन आया, मतलब आपके हाथ में जब 45 लाख रुपीस आए तब आपने घर में सिर्फ 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो अगर आपका गेन 25 लाख का है तो आपको उसका प्रपोर्शनेट एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, दैट इज 45 lakhs into 20 lakhs divided by 25 lakhs, sorry 25 into 20 divided by 45, I will get an exemption of 11 lakhs. Do you understand? तो यहाँ पे लेस हो जाएगा 11, okay, and balance will be taxable capital gains. Clear my dear students? मैंने इसलिए आपको कोई फॉर्मूला भी नहीं रटाया है, मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट लॉजिक बताया है। What is the logic? कि अगर आपके हाथ में कैपिटल एसेट बेच के 45 लाख रुपीस आता है, ओके, और अगर आपने इन्वेस्ट पूरे की पूरे कर दिए तो पूरा एग्जाम्पशन मिलेगा। अगर आपने पूरा इन्वेस्ट ना करते हुए कुछ पार्ट अगर इन्वेस्ट किया तो जितना पार्ट आपने इन्वेस्ट किया है उतना आपको डिडक्शन मिल जाए, एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बाकी आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। 45 लाख का नेट सेल कंसिडरेशन मेरे हाथ में आया, उसमें से 20 लाख का मैंने घर खरीदा, ओके, तो मेरे टोटल 25 लाख के कैपिटल गेन में से मुझे कितना एग्जाम्पशन मिलना चाहिए, सिंपल एंड स्वीट कैलकुलेशन। 4G क्या बोलता है, अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है या लैंड एंड बिल्डिंग है, कहाँ पे है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, और ये कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर अर्बन एरिया में है, ओके, सी कैसा उन्होंने कितना ब्यूटीफुल तरीके से किया है कि उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपके पास एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में प्लांट और मशीनरी है या लैंड एंड बिल्डिंग है, मतलब इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में किसी अर्बन एरिया में, ओके, और अगर ये चाहे लॉन्ग टर्म हुआ तो भी चलेगा
या शॉर्ट टर्म हुआ तो भी चलेगा। अगर आप ये बेचते हो, योर एनी एसएससी से, योर कंपनी, आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, वो कहाँ पे है, किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, एमआईडीसी वाले एरिया में, अर्बन एरिया में, ओके। तो अगर आप ये बेचते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो आपको क्या खरीदना है, सी वेरी ब्यूटीफुल, न्यू प्लांट और मशीनरी, सी यूज द वर्ड्स, नया प्लांट या मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है, कौन से एरिया में, नॉन अर्बन एरिया में, नॉन अर्बन एरिया में। मतलब अगर आप अर्बन में बेच के रूरल में खरीदते हो, अगर आप अर्बन में बेच के रूरल में खरीदते हो तो अपने आप रूरल का डेवलपमेंट होता है, बराबर है ना। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेवलपमेंट अपने आप होता जाएगा। तो ये तो बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल है, हाँ या ना, ओके। तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आपको कब खरीदना है, 1 year बिफोर और विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, 1 year बिफोर और विद इन 3 years, ओके। और आपको ये 3 साल तक ट्रांसफर करना नहीं है। 54 GB इज वेरी मच सिमिलर टू सेक्शन 54F। क्या बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पे, अगर आपके पास रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, बीइंग अ हाउस और अ प्लॉट ऑफ लैंड, ओके, और अगर आप इसको क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, कहाँ पे, इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एलिजिबल कंपनी, ओके। कोई एलिजिबल कंपनीज है और अगर आप उसके इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेम 54F में हमने कैसे देखा कि अगर पूरा नेट सेल कंसिडरेशन आपने इन्वेस्ट किया तो पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर आपने पार्टली किया तो आपको कैपिटल गेन भी पार्टली एग्जेम्प्ट मिलेगा, ओके। तो इसका लॉजिक क्या है, लॉन्ग नेट सेल कंसिडरेशन इतना तो इन्वेस्टमेंट इतना, तो कैपिटल गेन अगर इतना है तो आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्लियर, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। Now we can say that our exemptions part has come to an end. Okay? अब मुझे बताओ. Hello my dear students. Welcome to the last part of the head capital gains. Taxability of capital gains. What did we study till now my dear students? Voice, video, everything is clear? Everything absolutely clear my dear students? Okay. Now. टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स, ओके। तो अब तक हमने क्या देखा, दैट कैपिटल गेन्स आर ऑफ 2 types. देयर इज वन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देयर इज वन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओके। नाउ हाउ टू कंप्यूट दिस, इसमें से एग्जेम्पशंस क्या होगा, सब कुछ हमने देखा। अब जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और जो टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें से अब हमको देखना है कि कौन सा किस रेट पे टैक्सेबल होता है। नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माय डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A, सेक्शन 112, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 111A एंड अदर्स जनरल। क्या ये हमने ऐसे सेक्शंस कहीं पे पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं ना मैम। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टैक्स रेट जब हमने देखा था तो हर जगह एक्सेप्शन में था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। कई बार हमने ये पढ़ा है, ओके, यस, फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी ऑफ दिस सेक्शन, ओके। अब तक हमने डिटेल में देखा कि एसेट, कैपिटल एसेट मतलब क्या, फिर कैपिटल गेन मतलब ट्रांसफर मतलब क्या, कैपिटल गेन कब आएगा, राइट। फिर हमने देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मतलब क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मतलब क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब क्या, उसको कैसे कंप्यूट करना है हमने देखा। फिर हमने उसमें से लेस होते हैं एक्सेप्ट एग्जेम्पशंस, वो हमने एग्जेम्पशंस किए। एग्जेम्पशंस फ्यू आर बेस्ड ऑन सेक्शन 10 एंड फ्यू आर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, वो सब कुछ हमने क्लियर पूरा डिटेल में कवर किया, ओके। अब बारी आती है टैक्सेबिलिटी की। ये जो टैक्सेबल गेन है ना, उसको उस पर टैक्स कैसे कंप्यूट करना है वो आज हम देखेंगे। आज का लेक्चर, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा सुपर से ऊपर इंपॉर्टेंट यू कैन से, ओके। अब समझो माय डियर स्टूडेंट्स, 2004 की बात थी, पूरा की पूरा। पहले मैं पूरा बैकग्राउंड क्लियर करूंगी, हर चीज़ का लॉजिक आपको बताऊंगी, फिर किस सेक्शन को किस सेक्शन ने क्यों रिप्लेस किया और कैसे रिप्लेस किया, ओके। उसमें से उन्होंने कॉस्ट कैसे निकाला, कैसे निकाला, हर चीज़ हम लोग धीरे धीरे अपने माइंड में डेवलप करेंगे, ओके, यस। 2004 में, ओके, 2004 में अपने इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, ओके, थे पी चिदम्बरम।
हम पी चिदम्बरम ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि मॉरिशस टैक्स रूट से कुछ पैसा क्या हो रहा था, इंडिया में वो लोग टैक्स नहीं पे करते थे, राइट। तो ऐसे करके वो लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्टली आउटसाइड इंडिया कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे थे ताकि टैक्सेबिलिटी इंडिया में अराइज ना हो। ओके, तो टू स्टॉप पीपल फ्रॉम यूजिंग दिस मॉरिशस रूट्स, फ्रॉम दिस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस शेल कंपनीज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेक्शन 1038 इंसर्ट किया, उन्होंने सेक्शन 1038 इंसर्ट किया। Now what does this section 1038 says? This section 1038 बोलता है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ, अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ, पर सारे एसेट्स पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन एसेट्स पे, सिर्फ और सिर्फ इन एसेट्स पे, मतलब उस पे कौन कौन से एसेट्स थे माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें एसेट्स थे इक्विटी शेयर्स, ओके, फिर उसमें कवर्ड कौन था, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, वन मिनट, उसमें और कौन कवर था, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट लिख देती हूँ। आज क्या हो गया, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आपने क्या किया, अगर आपने ये 3 एसेट्स बेचे, और अगर आपने ये 3 एसेट्स बेचे और अगर इन पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, ओके, और अगर आपने बेचते वक्त ये जब इन्होंने सेल किया ना आपने, अगर आपने इस पे एसटीटी पेड किया ना, व्हाट इज एसटीटी? एसटीटी इज माय डियर स्टूडेंट्स सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, नाम में ही छुपा है। सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन करते वक्त जो टैक्स अपने को पे करना पड़ता है उसको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है, STT। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन कहाँ पे होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, स्टॉक मार्केट पे होता है, राइट। तो तब जब हम ये सिक्योरिटीज सेल करते हैं तब अगर हमने STT पे किया होगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन पे किया होगा, तो आपको ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उन्होंने क्या कर दिया था, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया था, मतलब इस पे टैक्स नहीं आएगा। ओके, सो लोग प्रीटी मच हैप्पी थे जिनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल शेयर्स थे, ओके, मतलब लॉन्ग टर्म शेयर्स थे, ओके, तो वो क्या थे, वो रिलैक्स थे, क्योंकि अब जब इनको हम बेचेंगे तो इस पे जो गेन आएगा फिर ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, फिर आई मोदी जी की बारी, फिर मोदी छा गए इंडिया में, ओके, और मोदी जी और अरुण जेटली आए। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, जब नया गवर्नमेंट आता है या गवर्नमेंट का जब 5 साल का ड्यूरेशन खत्म होके जब नया जब हैंड्स चेंज होने वाले रहते हैं, तो तब का जो बजट आता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, तब का बजट एकदम रोजी रोजी रहता है, गुलाबी गुलाबी, सब अच्छा अच्छा, टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बांटेंगे लोगों में, राइट। बट इन्होंने तो सब कुछ उल्टा ही कर दिया, लोगों को गारंटी थी नया गवर्नमेंट आ रहा है, मोदी गवर्नमेंट आ रहा है, तो क्या होने वाला है, स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला है, ओके, स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला है, इसलिए लोगों ने बहुत सारे शेयर्स खरीदे, ओके, जिनको स्टॉक मार्केट की लत है उनको हर चीज वो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं, करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, okay, I'm sorry for the disturbance again. Yes, okay, I have to visit my kids, I have to be there whenever required, okay, yes। अब मोदी गवर्नमेंट आया तो सबको लगा कि अभी तो स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला है, लोगों की आशाओं को पंख फूटे हैं, अभी सब आसमान छुएगा सेंसेक्स, ओके, तो चलो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब क्या हुआ, अब मज़ा देखो, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बजट लेके आए, और जब ये बजट लेके आए माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने सेक्शन 1038 को एबॉलिश कर दिया,
उन्होंने सेक्शन 1038 को अबॉलिश कर दिया। लोगों के तोते उड़ गए, लोग सोचने लगे अरे हमारा एग्जेम्पशन का सेक्शन गया, एग्जेम्पशन का सेक्शन गया, मतलब अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। और उसको करने के लिए उन्होंने नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 112A। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? सेक्शन 112A। ओके, अब ये बजट में लेके आए, बराबर है। बजट कब आता है माय डियर स्टूडेंट्स? बजट कब आता है? टेल मी। बजट आता है फरवरी महीने में, राइट। पहले एंड ऑफ फरवरी आता था, अब 1 फरवरी। अब 1 फरवरी 2018 में ओके उनका ये बजट आया, जिस बजट में उन्होंने 1038 को अबॉलिश कर दिया और नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 112A। अब मजा देखो माय डियर स्टूडेंट्स। अब अगर बजट आता है, ठीक है, अब अगर बजट आया 1/2/18 को, मतलब 18-19 का अगर बजट आया तो ओके वो कब एप्लीकेबल हो जाता है? मैं अपने एग्जाम्स के लिए नहीं पूछ रही हूँ, अपने एग्जाम के लिए अलग है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, वो बजट इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में अप्लाई हो जाता है। मतलब 1/4/18 से वो क्या हो जाता है, बजट एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, मतलब बजट आया, बजट कब आया? ये वाला बजट आया जिसमें सेक्शन 1038 को अबॉलिश करके 112A इंट्रोड्यूस किया। ये बजट आया 1/2/2018 को। ओके, 2018 को ये बजट आया। अब ये एप्लीकेबल कब हो जाएगा? दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम एब्सोल्युटली नेक्स्ट ईयर, दैट इज 1/4/2018। मतलब कौन सा ईयर? PY 18-19। ओके, PY 18-19 में क्या हो गया? उन्होंने सेक्शन 1038 को निकाल के सेक्शन 112A डाल दिया। मतलब पहले जो सेक्शन 1038 के अंडर एग्जेम्प्ट थे, अब वो टैक्सेबल हो गए। अब बताओ माय डियर स्टूडेंट, कौन कौन एग्जेम्प्ट था? कौन कौन एग्जेम्प्ट था? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। उन्होंने क्या किया? इन्होंने लिख दिया अगर सेक्शन 112A में, मतलब अगर इक्विटी शेयर्स हैं, if your capital assets are units of equity oriented mutual funds, equity oriented mutual funds या units of business trust, और अगर इनको बेच के आपके हाथ में अगर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। उन्होंने क्या बोला कि पहले जो एग्जाम था आप टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ओके, इन पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी? एसटीटी पेड की कंडीशन थी। इसमें उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि इक्विटी शेयर्स होगा तो परचेस प्लस सेल, उस पर आपने एसटीटी पे करना है। ओके, अगर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड और म्यूचुअल फंड्स है तो सेल पे आपको एसटीटी पेड करना है। सिर्फ इनका सेल होने के बाद एसटीटी पेड करना है। ओके, अगर ऐसा होगा तो उन्होंने क्या बोला? योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल। वो टैक्सेबल कैसे होगा? लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, वो टैक्सेबल कैसे होगा? दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड दिस इज टैक्स। इफ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 0 to 1 लाख तो उस पर 0%, एंड इफ इट इज मोर देन 1 लाख उस पर 10%। मतलब इन शॉर्ट 1 लाख का उन्होंने एग्जेम्पशन दिया, 1 लाख का उन्होंने एग्जेम्पशन दिया माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने क्या बोला? यहाँ पे हमने क्या बोला? उन्होंने कि हमने कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दिया है, 10% का टैक्स रेट दिया है, हमने टैक्स रेट कम किया है, इसलिए हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे, इसलिए हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। और साथ साथ अगर आपको याद होगा जब हमने रीबेट का कॉन्सेप्ट किया था तो हमने देखा था कि रीबेट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A आता है तो रीबेट नहीं मिलता, तो इसके अगेंस्ट आपको रीबेट भी नहीं मिलेगा, मतलब आपको कंपलसरी 10% से टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, लेट्स टेक अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी डिड। पहले 1038 था, 1038 के अंडर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बेचने के बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता था, इस पे अगर एसटीटी पेड किया हो सेल पे तो इट वाज व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स? इट वाज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब जब बजट आया, जो बजट 18-19 में आया, उसमें उन्होंने क्या किया? 1038 को अबॉलिश कर दिया और सेक्शन 112A इंट्रोड्यूस किया।
और सेक्शन 112A में क्या बोला गया, सेक्शन 112A, ओके, इसमें क्या बोला गया कि अगर आप इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बेचते हो और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो हम चेक करेंगे। अगर इक्विटी शेयर्स बेचा है तो परचेस और सेल पे एसटीटी पे करो, ओके, और अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बेचते हो तो उस पे अगर आपने एसटीटी पेड किया होगा, ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे 1 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर तो टैक्स नहीं आएगा, पर उसके ऊपर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा मोर देन 1 लाख, उस पे आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। Because we are giving you a concessional tax rate of 10%, you will not get the benefit of indexation, और rebate तो वैसे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A में मिलता नहीं है। ओके ओके, तो अब तक हमने जो देखा, क्या हम इस पे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम इस पे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं? यस, एवरी स्टेप विल सॉल्व एग्जाम्पल, सो दैट विल कीप ऑन बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट। तो चलो फर्स्ट एग्जाम्पल, ओके, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके लिए डिजाइन किए हैं। Okay, yes, I'll write that for you. Okay, yes, come on. तो कि डिक्टेट करूं कि लिखूं? डिक्टेट करें ना तो कंफ्यूजन होता है ना नंबर्स का। ओके, से फॉर एग्जाम्पल, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इज रुपीज 7,10,000। आज ही प्रॉब्लम होना था। इज रुपीज 7,10,000। आज सुबह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बहुत कुछ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे भी डिपेंड करता है ना, अर्थिंग पे भी डिपेंड करता है। इतनी बार मेरी सिस्टम ने जगह चेंज करी है। व्हाट डू आई टेल यू, दिस लॉकडाउन एंड दिस एवरीथिंग हैज बिकम अ हैवॉक। प्लीज बेयर विथ इट माय डियर स्टूडेंट्स। मैं साथ ही साथ डिक्टेट भी करती हूँ। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इज रुपीज 7,10,000। ओके, यहां पे लिखते हैं उनके इनकम में क्या क्या है। यहां पे लिखती हूं इट इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड है इनके इनकम में। पीजीबीपी से इनकम इनका आया है से रुपीज 3,50,000। ओके, इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है से रुपीज 2,10,000। ओके, फिर नेक्स्ट उनका IOFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से इनका इनकम है से 1,50,000। ओके, इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। ओके, यस, नो प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग क्या करेंगे, टैक्स कंप्यूट करने से पहले इनकम कितना है देखेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं इनकम कितना है। अब पीजीबीपी का इनकम है, उन्होंने बोला ही है ना यहाँ पे, कोई बात नहीं, उन्होंने यहाँ पे अपने को ऑलरेडी बोला है कि टोटल इनकम है 7,10,000, तो लिख देती हूँ टोटल इनकम 7,10,000। अब इस पे टैक्स कंप्यूट करना है। तो हम लोग एक नोट बनाएंगे। ओके, यहाँ पे साइड में लिखती हूँ टैक्स ऑन 7,10,000, नो प्रॉब्लम। अब माय डियर स्टूडेंट्स, बी वेरी केयरफुल एंड सी हाउ आई एम डूइंग इट। जब भी हमको टैक्स कंप्यूटेशन करना है, अगर किसी टैक्स पे अगर स्पेशल रेट होगा तो हम इसको अलग कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पीजीपीपी तो नॉर्मल टैक्स स्लैब में टैक्सेबल होता है, राइट। IFOS भी नॉर्मल टैक्स स्लैब में कैलकुलेट होता है, बट सिर्फ ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में स्पेशल रेट एप्लीकेबल है। सो यहाँ पे टैक्स कंप्यूट करते वक्त लिख लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना अमाउंट है, इट इज 2,10,000। ओके, और कोई है क्या, नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस। तो 7,10,000 में से 2,10,000 गया, मतलब यहाँ पे आया 5 लाख रुपए। यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब
अब मिस्टर एक्स है, राइट, नॉर्मल एसएससी स्लैब 1 हम लोग अज्यूम करते हैं, तो इस पे टैक्स कितना आएगा 5 लाख पे, तो स्लैब्स क्या है 0 to 2.5 लाख 0%, मतलब यहाँ पे आएगा 0, 2.5 लाख to 5 लाख कितना 5%, तो कितना आएगा, चलो 2,50,000 का, कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, 2,50,000 का 5%, इट इज 12,500, सो यहाँ पे टैक्स आ जाएगा 12,500। ओके अब बताओ मुझे 2,10,000 पे कितना टैक्स आएगा, बोलो बोलो, 2,10,000 पे टैक्स कंप्यूट करते वक्त क्या बोला गया है हमको, सेक्शन 112A बोलता है कि 1 लाख तक का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, हम पूरा के पूरा एग्जेम्पशन नहीं विड्रॉ कर रहे हैं, इतना मत रो, अगर 1 लाख से 1 लाख तक आपका कैपिटल गेन होगा तो वो एग्जाम उसके ऊपर 10%, ओके, मतलब क्या करूंगी यहाँ पे मैं पहले 1 लाख लेस कर दूंगी और इस 1,10,000 पे चार्ज होगा 10%, so that comes to how much 11,000, so here my tax liability comes to rupees what, rupees 23,500, yes or no my dear students, yes or no my dear students, okay, तो मैं यहाँ पे गई और यहाँ पे लिखा मैंने टैक्स कॉम्प्यूटेशन 23,500, ओके, अब यहाँ से लेस रिबेट, अब बताओ मुझे इसको रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कम ऑन यू आर गोइंग टू टेल मी, इसको रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बिकॉज इनकम 5 लाख से ज्यादा है, ओके, तो रिबेट डैश, तो कितना आया बैलेंस 23,500, क्या यहाँ पे सरचार्ज आएगा, नहीं, सो यहाँ पे एड सेस एट द रेट ऑफ 4%, ओके, सो कम ऑन एवरीवन, 23,500 इंटू 4% मेमोरी प्लस, सो टोटल आंसर कितना आया, टैक्स लायबिलिटी 24,440, क्लियर, यहाँ पर किसी को कोई डाउट, मतलब कैसे टैक्स कंप्यूट करना है ये आप समझ गए हो एवरीवन, हाँ या ना, मुझे जवाब चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग टू वॉल्स, ओके, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, डू नॉट कंफ्यूज कॉन्सेप्ट, अभी इस पे फोकस करो एक बार, ओके, यस, तो चलो यहाँ पे मैंने टैक्स रेट्स जहाँ पे लिखा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि कितना टैक्स हो जाएगा 112A के अंडर, यस 112A के अंडर इट इज एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ओके, एसटीटी कब पे करना है, अगर इक्विटी शेयर्स होगा तो एक्विजिशन और ट्रांसफर, अगर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स होंगे तो ट्रांसफर मतलब सेल, और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के सेल पे, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख आपको कितना पड़ना है 10% पे करना है, ओके, इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला, यहां तक किसी को कोई डाउट, ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, और हमने ये भी पॉइंट देखा कि रिबेट इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 112A, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया, ओके, यस, हम done my dear students, please be a bit quick, तो चलते हैं आगे, ओके, यस, मतलब अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि 31 मार्च 2018 तक क्या था, ओके, सो हमने अब तक क्या देखा कि 31 मार्च 2018 तक था सेक्शन 1038, और इस सेक्शन 1038 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस पे कोई टैक्स नहीं था, ओके, फिर अब बजट आया, ओके, अब बजट आया, कब आया 1 फरवरी 2018, ओके, अब ये बजट कब एप्लीकेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल
ओके, इट इज एप्लीकेबल माय डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम 1/4/18. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. मतलब क्या, मतलब क्या, 1/4/18 टू लेटर. ओके, उन्होंने क्या बोला, ये बजट एप्लीकेबल होगा, मतलब सेक्शन 1038 चला जाएगा और सेक्शन 112A आएगा, जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वुड बी टैक्सेबल. करेक्ट. ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोर देन 1 लाख विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%. यस, यस एवरीवन. ओके, अब मैं जो एक्सप्लेन करने जा रही हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay, fine now. Can you hear me? Can you hear me? Okay, yes. तो मैं रिपीट करती हूँ, मैं रिपीट करती हूँ. ओके, 31 मार्च 2018 तक माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी. 31 मार्च 2018 तक सेक्शन 1038 था, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट था, एवरीवन वर हैप्पी हैप्पी, नो प्रॉब्लम. फिर बजट आया 1/2/2018 को, 1/2/2018 को बजट आया, उसमें उन्होंने क्या किया. अब ये जो बजट आता है वो अगले साल के लिए आता है, बराबर है. मतलब इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2018. इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, दैट इज फ्रॉम AY 18-19 फॉर AY 18 फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19. अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मतलब 1/4/2018 से आगे माय डियर स्टूडेंट्स, 1/4/2018 से आगे there is going to be section 112A. There is going to be section 112A in which long term capital more than 1 lakh is going to be taxable at 10%. ओके, अब शेयर मार्केट की तो बाप रे, लोगों की तो नींदें उड़ गई. ओके, द अनएक्सपेक्टेड हैड हैपेंड. ओके, यस. अब एक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ये डेट्स को ठीक से देखो, क्या सोचेगा कि अब अगर मैं 31/3/18 तक बेचता तो एग्जाम्प्ट हो जाता, पर अगर 1/4/18 की बात, अब मुझे बताओ कि सेक्शन 112 कब एप्लीकेबल है. 1/4/18 के वक्त एप्लीकेबल है, बराबर है ना. कब एप्लीकेबल है, 1/4/18 को एप्लीकेबल है. ओके, ओके, मतलब ये एक नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा कि अगर मैं इसके दरमियान, ओके, अगर मैं इसके दरमियान मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, बराबर है ना, राइट, यस और नो.
एक मिनट हाँ बच्चों, ओके। अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या सोचा कि 1/4/18 को, अब बजट तो कब आया, लिसन टू मी, बजट अंडरस्टैंड फरवरी के महीने में आया। अब फोकस, बजट कब आया, फरवरी के महीने में आया। उन्होंने क्या बोला, फरवरी में उन्होंने हमको बोला है कि 1/4/18 से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर होगा। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, अरे अपने बोरिया बिस्तर सूटकेसेस सब निकालो, शेयर सर्टिफिकेट सब डिटेल्स इकट्ठा करो और क्या करो, शेयर मार्केट में भीड़ हो जाती, शेयर मार्केट में भीड़ हो जाती, सब लोग अपने शेयर्स बेचने लग जाते, सब लोग अपने शेयर्स बेचने लग जाते। क्यों, क्योंकि अगर मैंने 1/4/18 के बाद, क्योंकि मैंने अगर 1/4/18 के बाद शेयर्स बेचे, ओके, तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्यों ना हम 31/3/18 तक, मतलब फरवरी और मार्च, ये 2 महीने थे उनके पास सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल शेयर्स बेचने के लिए, ताकि उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाए। अगर सब लोग सोचो विजुअलाइज, अगर सब लोग अपने शेयर्स बेच देते, ओके, तो क्या हो जाता, स्टॉक मार्केट उड़ जाता, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता। व्हाई, बिकॉज देयर वुड बी सो मच ऑफ सेलिंग। हाँ या ना, हाँ या ना, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, ऐसा सिचुएशन हम कतई नहीं आने देंगे, इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम यहाँ पे कट ऑफ डेट देंगे, हम यहाँ पे एक कट ऑफ डेट देंगे, और वो कट ऑफ डेट होगी बिल्कुल बजट के एक दिन पहले वाली, वो है 31 जनवरी 2018। मतलब उन्होंने लोगों को कुछ करने का मौका ही नहीं दिया, कुछ चांस ही नहीं दिया। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाहती हूं कि अगर आपने अप टू 31 मार्च 2018 तक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो वो एग्जेम्प्ट। ओके, अगर आफ्टर 31 जनवरी 18 होगा तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं एक्सप्लेन करती हूं इसका मतलब क्या है एक न्यूमेरिकल के साथ। ओके, से फॉर एग्जाम्पल आई हैव शेयर्स इन अ कंपनी एंड आई हैव बॉट दीज शेयर्स इन 2001 एट से ₹2 लाख। ओके, यस। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैं किस कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रही हूं पहले मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को, ठीक है? ओके, यस। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, 31 दिन को ये तो डिसाइड हो गया कि हम टैक्सेबल करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट सवाल ये आया, नेक्स्ट सवाल उनके मन में ये आया कि इसका कॉस्ट क्या रहेगा, हम इसका कॉस्ट क्या कंसिडर करेंगे, व्हाट विल बी द कॉस्ट हियर। ओके, ये प्रॉब्लम अराइज हुआ। ओके, कि हम कॉस्ट क्या पकड़ेंगे। ओके, क्योंकि कुछ शेयर्स होंगे जो कई पुराने होंगे, बराबर है, तो हम इसका कॉस्ट क्या पकड़ेंगे। ओके, तो ये इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सपोज अगर माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज इफ आई हैव शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच आई हैव बॉट इन द ईयर 2001 और 2 लाख के शेयर्स मैंने बाय किए हैं। ओके, अब क्या होगा, इन्होंने यहाँ पे कट ऑफ डेट डिसाइड किया है 31 जनवरी 2018। ओके, सेम मैंने ये शेयर्स बेचे 19/7/2018 को। ओके, 19 जुलाई 2018 को से मैंने ये शेयर्स बेचे ₹20 लाख को। ओके, अंडरस्टैंड। अगर मैं ये शेयर्स विद इन इस टाइम पीरियड बेचती तो यहाँ पे कोई टैक्स आता क्या, नहीं। वाई, बिकॉज इट वॉज एग्जेम्प्ट। अब जो मैं 31/1 के बाद बेच रही हूँ तो अब क्या इस पर टैक्स आएगा। ओके, इस पे टैक्स आएगा, कितना आएगा, 1 लाख के ऊपर 10%, मतलब 20 लाख माइनस 1 लाख विच इज इक्वल टू 19 लाख। 19 लाख, क्या ये करेक्ट है? नहीं, मुझे गेन कंप्यूट करना है, मुझे सेल कंसिडरेशन पे टैक्स नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल पे 10% टैक्स चाहिए। मैम आप क्या कर रहे हो? तो यहां पे सेल कंसिडरेशन है 20 लाख, सेल कंसिडरेशन है 20 लाख, बराबर है, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होगा। तो अब दिक्कत आई यहां पे, अब प्रॉब्लम आई यहां पे कि ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाएगा। सो टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स,
क्या लिया जाएगा इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, तो क्या कहा गया कि इस तारीख को जो एफएमवी रहेगा, फेयर मार्केट वैल्यू, ओके, से 15 लाख रुपए। इस तारीख को कट ऑफ डेट है ना 31/1/18, तो इस तारीख को जो एफएमवी रहेगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 15 लाख रुपए। ओके, और अगर इवन इफ इट इज लॉन्ग टर्म तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता अंडर सेक्शन 112A, भूलना मत माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 15 लाख नहीं सॉरी 5 लाख रुपए आ गए। ओके, और अब इस 5 लाख में से 1 लाख चला जाएगा, मतलब 4 लाख बचा। इस पे इंटू 10% दैट इज 40,000 प्लस 4% विल बी द टैक्स लायबिलिटी। हाँ या ना, हाँ या ना माय डियर स्टूडेंट्स, येस और नो, येस और नो। ओके ओके, अब अगला प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट के सामने आया माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब मैं बताती हूँ यहाँ पे अगला प्रॉब्लम क्या आया। हमने डिसाइड कर दिया कि एफएमवी विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब अगला प्रॉब्लम क्या आया माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ एक न्यूमेरिकल की हेल्प से। आई हैव शेयर्स इन अ कंपनी। ओके, टाटा के शेयर्स हैं, मैंने 2001 में बाय किए थे। से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 2 लाख रुपीज। अब 31/1/18 इज द व्हाट कट ऑफ डेट। इसके एफएमवी के साथ मुझे कंपेयर करना है। से इसका 15 लाख है और मैंने सेल किया है इसको माय डियर स्टूडेंट्स से फॉर 12 लाख रुपीज। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस दरमियान बेचती तो इसमें टैक्स नहीं आता, बट अगर मैंने 31/1/18 के बाद अगर बेचा तो इस पे टैक्स आएगा अंडर सेक्शन 112A। तो पहले तो मुझे गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। तो सेल कंसिडरेशन 12 लाख, राइट, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर मैंने लिया तो हमने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेंगे एफएमवी एज ऑन 15 लाख, एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 18, मतलब ये 15 लाख, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 3 लाख का लॉस हो गया। 3 लाख का लॉस हो जाएगा, ये ऐसे क्या करेगा, एडजस्ट करेगा दूसरे इनकम के साथ, बराबर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट का टैक्स कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का टैक्स इनकम कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या बोला माय डियर स्टूडेंट्स, हम एफएमवी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मानेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी सेक्शन 55 के अंडर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर सच शेयर्स वुड बी माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी हाउ मच, हायर ऑफ A, cost of acquisition, B, lower of 31st January 2018 and sale price। इन दोनों का लोअर और इससे जो लोअर आता है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करो एंड हायर विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा देती हूँ आपके चार्ट में कहाँ पे है। अरे यस, यहाँ पे दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर सेक्शन 112A क्या होगा, चेक करो अक्वायर कब किया है। अगर 1/2/18 के पहले के शेयर्स है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 1/2/18 1 फरवरी 18 the budget will change the lives, right, the budget will change the lives। okay, yes, अगर 1/2/18 के पहले होगा, ओके, तो यहाँ पे हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तक हम तो यही सोचते थे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एग्जेम्प्ट ही है, इसलिए कभी हमने बेचने के बारे में सोचा ही नहीं। ओके, तो हमको कॉस्ट भी पता नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, डरो मत, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है इसलिए हम गेन नहीं कंप्यूट करेंगे, ऐसा सोचना भी मत। हम आपको बताएंगे कि उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। सेक्शन 55 के अंडर हायर ऑफ ए एंड बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड लोअर ऑफ एफएमवी एज ऑन 31/1/18 और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर। और अगर आपने 1/2/18 के बाद शेयर लिए हैं तो आपको तो पता है कि अब हमको गेन कंप्यूट करना है, इसलिए आप तो संभाल के ही रखोगे सब कुछ डिटेल्स, राइट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर एवरीवन? क्लियर? से केस 1
2 3 4 5। ओके, इसके पहले कोई एग्जाम्पल नहीं लिया ना? नहीं, सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में मुझे जॉटेड डाउन चाहिए। से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओके, ये एक्वायर कब किया था? अज्यूम करेंगे 10 12 15 को। ओके, एंड एफएमवी दिया है अपने को क्वेश्चन में एज ऑन 31 मार्च 18, एंड सेलिंग प्राइस दिया है, सेल कब किया है? 10 दिसंबर 20 को। ओके, अब यहाँ पे 410, 710, 900 रुपये, 800 रुपये और 30, 730, 780, 300, 1000 एंड 100। ओके, अब सेलिंग प्राइस क्या है? 760, 650, 910, 825 एंड 400 माय डियर स्टूडेंट्स, एंड 400। ओके, हमको क्या कंप्यूट करना है? हमको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। ओके, हमको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। तो कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए व्हाट इज द मास्टर चार्ट माय डियर स्टूडेंट्स? सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस, तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें से हम क्या करेंगे? लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वी आर गोइंग टू कंप्यूट इट अंडर सेक्शन 112A। इसलिए यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इज इंडेक्सेशन अलाउड? नॉट अलाउड। इज इंडेक्सेशन अलाउड? नॉट अलाउड। सो हम लोग लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, अब सेल प्राइस लिख लेते हैं। पहले 760 को सेल किया है, सो दैट बिकम्स अ सेल कंसिडरेशन। 650, 910, 825 एंड 400। इससे हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माय डियर स्टूडेंट्स? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या है? इसके लिए हम यहाँ पे एक नोट बनाएंगे। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज A, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और B, लोअर ऑफ प्राइस ऑन 31/1/18 और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर। इन दोनों को कंपेयर करना है हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब पांचों केस में हमको फाइंड आउट करना है। ओके, अब केस 1 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 410। ओके, यहाँ पे कितना है? 710। यहाँ पे कितना है? 900। यहाँ पे कितना है? 800। और यहाँ पे है 30। ओके, 31 जनवरी 18 के हिसाब से यहाँ पे है 730, यहाँ पे है 780, यहाँ पे है 300, यहाँ पे है 1000 और यहाँ पे है 100। ओके, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस, नेक्स्ट कितना है? 760, 650, 910, 825 एंड 400 रुपीज। अब हमको फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर सेक्शन 55। ओके, यस, चलो क्या बोला गया है? इन दोनों में से लोअर कितना आता है? 730, और इन दोनों में से हायर, सो दैट कम्स टू हाउ मच माय डियर स्टूडेंट्स? दैट कम्स टू हाउ मच? 730। सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा? 730। अब इन दोनों में से लोअर मतलब कितना? 650, और इन दोनों में से हायर मतलब कितना आया? 710। तो मैंने यहाँ पे लिखा 710। ओके, अब इन दोनों में से लोअर मतलब 300, और इन दोनों में से हायर मतलब 900, तो मैंने यहाँ पे 900 लिखा। इन दोनों में से लोअर मतलब 825, और इन दोनों में से हायर मतलब 825। अब इन दोनों में से लोअर मतलब 100, और इन दोनों में से हायर मतलब 100। राइट? सो व्हाट इज माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? दिस कम्स टू 30. This comes to how much? Loss of 60. Right? This comes to 10. This comes to nil. This comes to 310. Do you understand, my dear students? Clear, my dear students? अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या बोलता है? सेक्शन 111A एंड अदर्स। ओके, सेक्शन 111A क्या बोलता है? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अरे, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये तो सुनी सुनाई चीजें हैं, ये तो सुनी सुनाई चीजें हैं। मतलब सेक्शन 112A में भी ये कवर्ड है और सेक्शन 111A में भी कवर्ड है। मतलब ये सेम एसेट्स है, तो याद रखना इजी हो गया। 112A, 111A, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ओके, अब ऊपर कंडीशन क्या था
कि इक्विटी शेयर्स में परचेस एंड सेल में भी होना चाहिए और बाकी दोनों एसटीटी पे करो एट द टाइम ऑफ सेल। यहाँ पे क्या है, सिर्फ सेल पे एसटीटी पे करो, छोटा सा डिफरेंस। 112A में क्या बोलता है कि परचेस और सेल दोनों के वक्त आपको इक्विटी शेयर्स के केस पे एसटीटी पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ सेल पे करो। ओके, वहां पे क्या था, टैक्सेबल एट व्हाट रेट, मोर देन 1 लाख एट 10%। यहाँ पे एग्जेम्पशन लिमिट भी नहीं है। इज देयर एनी एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 1 लाख जैसे ऊपर है? नहीं, यहाँ पे एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। और यहाँ पे टैक्स रेट भी 15% है, वहाँ पे 10%, यहाँ पे 15%। ओके, वहाँ पे भी इंडेक्सेशन नॉट अलाउड, यहाँ पे भी इंडेक्सेशन नॉट अलाउड। वहाँ पे रिबेट नॉट अलाउड अगेन, बट यहाँ पे रिबेट अलाउड। मतलब रिबेट इज नॉट अलाउड ओनली अंडर सेक्शन 112A, ये तो तय हो गया। रिबेट इज नॉट अलाउड ओनली अंडर सेक्शन 112A, ये तो तय हो गया। ओके, यस। अब आगे ये क्या है, अदर्स मतलब क्या? अदर्स मतलब जैसे बाकी के इनकम पे टैक्स निकलता है एट अदर स्लैब रेट्स। अगर आपका कैपिटल गेन सेक्शन 11A के अंडर कवर नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल टैक्स रेट्स एंड स्लैब्स में आ जाएगा। मतलब उसका कुछ स्पेशल कॉम्पिटिशन नहीं है, उसको कुछ स्पेशल रेट अलाउड नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, यस। यहाँ पे एक छोटे से मिस्टेक है, उन्होंने बोला इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउड। इंडेक्सेशन बेनिफिट का तो सवाल ही नहीं उठता इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे इंडेक्सेशन होता ही नहीं है। और क्या यहाँ पे इसके अगेंस्ट रिबेट मिलता है? मिलता है, क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स का, जैसे नॉर्मल इनकम पे आप टैक्स कॉम्प्यूट करते हो वैसे ही इसको कॉम्प्यूट करते हो। मतलब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो ही आपको 1 2 3 कैटेगरी में जाना है। ओके, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में होगा तो सिर्फ एक कैटेगरी में बैठा तो ठीक, वरना वो नॉर्मल इनकम है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 2 3 कैटेगरीज क्या है? नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो 112A एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स और अगर जीरो कूपन बॉन्ड्स होंगे तो आप प्रोविजो में कवर हो जाएंगे। वहां पे ऑप्शन है, इंडेक्सेशन लो कम टैक्स, इंडेक्सेशन लो ज्यादा टैक्स पे करो 20% का, इंडेक्सेशन मत लो कम टैक्स पे करो 10% का। ओके, यस यस। अब रिबेट, अब थर्ड कैटेगरी में आते हैं, फिर रिबेट पे आते हैं। थर्ड कैटेगरी में क्या है, बाकी सब कुछ जो यहाँ पे और यहाँ पे कवर नहीं होता वो बीच में कवर हो जाता है। टैक्स रेट 20%, यहाँ पे रिबेट नहीं मिलेगा, बाकी सारे केसेस में रिबेट मिलेगा। क्लियर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ओनली वन स्पेसिफिक कैटेगरी 111A, जो 112A में कवर होता है, सेम यहीं पे इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। यहाँ पे एसटीटी सिर्फ सेल पे करना है। ओके, यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन लिमिट है 1 लाख का? नहीं, डायरेक्ट फ्लैट रेट 15%। रिबेट अलाउड। ओके, जो यहाँ पे कवर नहीं होता है वो नॉर्मल स्लैब रेट्स के अंडर टैक्सेबल हो जाएगा और उसको रिबेट भी मिलेगा। क्लियर? किसी को कोई भी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? किसी को कोई भी डाउट, स्लाइटेस्ट ऑफ द डाउट्स? हाँ या ना? इस चुप्पी को हम क्या समझे? यस, लास्ट पॉइंट मतलब रिबेट वाला। ठीक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही ना, अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सब समझ में आ जाएगा। कीप अ बिट ऑफ पेशेंस। मेन बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, वो भी पढ़ लेते हैं, मतलब अपना सब कवर हो जाएगा। उनका क्या कहना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्चुअली 20% पे टैक्स है, बट कुछ केसेस में 20 नहीं 10% में होगा। मतलब गवर्नमेंट जहाँ पे नॉन रेसिडेंट को, फॉरेन कंपनी को चाहती है कि वो लोग इंडिया में आए, इन्वेस्ट करें, तो उनका क्या किया है उन्होंने कि अगर नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी है और अगर उनके अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, क्लोज्ड कंपनी है, ओके, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, लिस्टेड नहीं है, तो इन पे टैक्स क्या हो जाएगा? 10%। और वैसे ही नॉन रेसिडेंट को इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। ओके, और अगर आपका लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, मतलब जैसे SEZs होते हैं ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ओके, क्यों एस्टैब्लिश होते हैं? ताकि गवर्नमेंट उनको प्रमोट कर सके, उस एरिया के डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके। वैसे ही अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में होंगे तो भी अगर आपको क्या एसटीटी पेड नहीं होगा तो भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। ओके, यस। अब आगे यहाँ का नोट में क्या दिया गया है कि वही
वही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में होगा तो चाहे एसटीटी पेड हो या ना हो, आपको टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 15% में टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? चैप्टर 6A डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, अलाउड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मैं आपको इस एग्जाम्पल से बताऊंगी। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिडक्शंस अंडर सेक्शन 6A। अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं हम लोग, अंडर सेक्शन 112A डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A नॉट अलाउड। मतलब जैसे रीबेट हम लेस नहीं कर सकते, डिडक्शंस भी हम लेस नहीं कर सकते। ओके, अगर नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होगा तो भी हम नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ और सिर्फ उस प्रोविजो में जहां पे ऑप्शन दिया गया है ना, क्योंकि वहां पे ऑप्शन दिया गया है, बराबर है ना, वो एनकरेज करना चाहते हैं कि लोग वो ऑप्शन एक्सरसाइज करें। करेक्ट? तो उन्होंने वहां पे क्या किया है, अलाउ किया है। सो कम ऑन एवरीवन विथ मी। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, अलाउड। ओके, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे नॉट अलाउड और यहाँ पे अलाउड। मतलब स्पेशल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो नॉट अलाउड, नॉर्मल होगा तो अलाउड। ओके, अब चलो हम इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो लेट्स सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन दिस। ओके ओके, चलो लिखो क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन अलॉन्ग विथ मी। ओके, यस, से पीजीबीपी इनकम है, से पीजीबीपी से इनकम आ रही है। हाँ, राइट द हेडलाइन, राइट द हेडलाइन। एग्जाम्पल फॉर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A अलावेबिलिटी। एग्जाम्पल फॉर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A अलावेबिलिटी। वंस अगेन आई रिपीट, एग्जाम्पल्स for deductions under chapter 6A allowability. ओके, से पीजीबीपी का अंडर, पीजीबीपी के अंडर से इनकम है 70,000 रुपीज। ओके, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, हाँ, इट इज 5 लाख रुपीज। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A इज हाउ मच, 2 लाख रुपीज। ऐसे करके टोटल इनकम है अपनी 7,70,000। ओके, यस, मिस्टर एक्स हैज डिपॉजिटेड, ओके, रुपीज से हाउ मच, आई से रुपीज 1,20,000, राइट डाउन, रुपीज 1,20,000 in PPF. Okay, calculate tax liability. Calculate tax liability. Very interesting. टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हमको इनकम कैलकुलेट करना पड़ता है। सो पीजीबीपी का इनकम है, सो मैं टोटल लिख लेती हूँ ना, यहाँ पे टोटल इनकम ही मैं लिख लेती हूँ। टोटल इनकम कितना है, या तो नहीं, I don't want you to make any mistakes. No shortcuts. यहाँ पे मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, सो पीजीबीपी का इनकम कितना है, 70,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 5 लाख। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, 2 लाख। ऐसे करके मेरा टोटल इनकम आया 7,70,000। अब इस 7,70,000 से माय डियर स्टूडेंट्स, इस 7,70,000 से क्या लेस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा ये पर्टिकुलर पीपीएफ का अमाउंट। मतलब दिस इज डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A। इसको एटीसी का डिडक्शन भी बोलते हैं। अब ये कितना मिल जाएगा, मजा इधर है, फोकस। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है, टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, याद करो, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, चार्ट विजुअलाइज करो, 112A, 112 एंड प्रोविजो। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल में से क्या है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, अलाउड। मतलब इसके अंडर सेकंड कॉलम में जो था उसके अंडर यहाँ पे नॉट अलाउड है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नीचे अगर 11A के अंडर कवर्ड है तो नॉट अलाउड, ओके, और यहाँ पे कवर्ड है तो अलाउड। अब ये 11A का है, क्या है, मतलब यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ओके,
ओके मतलब मुझे ये डिडक्शन किस अमाउंट से मिलेगा, सिर्फ 70,000, सिर्फ 70,000। याद करो जब मैंने सेक्शन 54 एक्सप्लेन करते वक्त आपको क्या बोला कि मेरा अगर 59 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 61 लाख मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे डिडक्शन कितने का मिलेगा, 59 लाख का मिलेगा सिर्फ, बराबर है ना। यहाँ पे मेरा इनकम 70,000 है और एलिजिबल इनकम कितना है फॉर डिडक्शन 70,000, और मैंने इन्वेस्ट अगर 1,20,000 किया है तो मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन कितना मिलेगा, ओनली एंड ओनली 70,000 रुपीज। सो मेरा नेट टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा, मेरा नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 7 लाख रुपीज। नेट टैक्सेबल इनकम मेरा हो जाएगा 7 लाख रुपीज। इसमें मुझे टैक्स कंप्यूट करना है। ओके अब 7 लाख टोटल इनकम कितना है, 7 लाख। इसमें स्पेशल रेट वाले कौन से हैं, ये अंडर सेक्शन 112 है, ये 20% पे टैक्स होता है, ये 111A के अंडर है, ये 15% के अंदर टैक्स होता है। तो इसको मुझे 3 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मुझे माय डियर स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। तो मैंने कर लिया। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 20%, देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 15%, और यहाँ पे आएगा बैलेंस जो नॉर्मल स्लैब रेट्स पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेते वक्त हाउ मच इज माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 5 लाख रुपए। ओके हाउ मच इज माई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इट इज 2 लाख रुपीज। ओके अब यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स ऑन योर कैलकुलेटर्स, 7 लाख में से 5 लाख और 2 लाख गए, कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ओके सो यहाँ पे टैक्स निल, ये इंटू 15%, ये इंटू 20% कितना हो जाएगा। सो 5 लाख इंटू 20% कम्स टू हाउ मच, 1 लाख। ओके और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 लाख आई थिंक 30,000। सो टोटल टैक्स लायबिलिटी विल बी माय डियर स्टूडेंट्स 1,30,000, और इस पे क्या हो जाएगा, रिबेट नहीं मिलेगा, बराबर है। ओके और ये लेस नहीं, एड सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर। अनुष्का सेक्शन नंबर देखो 112 है कि 112A, yes come on take it down my dear students, take this down, then we'll solve one more problem on this deductions under chapter 6A। फिर हम लोग चलेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।
यस, डन। आई अज्यूम आपका हो गया होगा। चलते हैं आगे टुवर्ड्स द लास्ट कॉन्सेप्ट। ओके, क्या बोला गया है? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब क्या? गवर्नमेंट इनकम टैक्स ने सेक्शन 4 में वादा किया है कि आपका मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स जो है उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, उसके ज्यादा आपका इनकम होगा उस पर टैक्स लेंगे। ओके ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट से? तो इसको ध्यान में रखते हुए कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर इसी प्रॉब्लम में लेंगे, ओके, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, वेट लेट मी टेक यू बैक टू दैट प्रॉब्लम। यस, उस प्रॉब्लम को ही, हाँ, यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया था माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट हैड हैपेंड हियर? जस्ट सी, जस्ट चेक क्या हो गया था यहाँ पे? 70,000 पीजीबीपी इनकम था, बाकी दोनों स्पेशल रेट्स पे टैक्स थे। मतलब यहाँ पे हमने बेसिक एग्जाम्पशन जो 2,50,000 मिलता है ना, वो लिया ही नहीं, उसका बेनिफिट लिया ही नहीं। सो दिस इज नोन एज अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। इफ योर एज इज 60 ईयर्स एंड अबाउ अप टू 79 ईयर्स, तो आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो जाएगा 3 लाख। अगर आपका एज 80 ईयर्स एंड अबाव है तो आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो जाएगा 5 लाख। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो जाएगा 2,50,000। ओके, इफ यू आर अ पार्टनरशिप फर्म देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। इफ यू आर अ लोकल अथॉरिटी योर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इज 10,000। क्लियर? अंडरस्टैंडिंग? ओके, अब यहाँ पे इनका क्या कहना है? दिस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का फायदा कौन ले सकता है? ओके, इफ यू आर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF, इफ यू आर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF, यू आर रेसिडेंट, यू आर इंडियन, ओके, तो हम आपको किया हुआ वादा पूरा करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, अगर आप और ऑल केसेस में मिलेगा, तीनों केसेस में। अगर आप इंडिविजुअल और HUF छोड़ के कुछ बिजनेस में हो तो आपको यहाँ पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF होगा तो उनको अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट का जो वादा किया है सेक्शन 4 में वो हमको पूरा करना पड़ेगा। और अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर हम देखते हैं तो उन्होंने क्या बोला है? सेम, अलाउड, नॉट अलाउड। बहुत सिंपल है। मतलब अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF होगा तो उसको किया गया वादा अपने को पूरा करना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? Okay, so yes, come on, let's solve a problem on this and let's understand this concept absolutely in detail. इतना परफेक्शन से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ओके, यस, राइट डाउन एग्जाम्पल्स ऑन unexhausted basic exemption limits. Okay, yes, first example my dear student. Okay, yes, say J age 32 years has income details. Okay, we have to compute tax. Write the question along with me my dear students. Okay, compute tax. क्या बोला गया है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा लैंड पे। कौन से सेक्शन में आएगा? 112 है अनुष्का? कौन से सेक्शन में? सेक्शन 112 आया है 5 लाख। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A
आया है 60,000 एंड देयर इज पीजीपीपी इनकम कितना 1,70,000। तो ऐसे करके उसका टोटल इनकम है, हमको क्या करना है, टैक्स कॉम्प्यूट करना है। ओके, यस, डन। चलते हैं आगे। अब टैक्स कॉम्प्यूट करने के लिए पहले हमको इनकम ठीक से लिखना पड़ेगा, वो हम लोग लिख लेते हैं। ओके, फिर से लिखना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 के अंडर 5 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A के अंडर 60,000, पीजीबीपी का इनकम है 1,70,000। फुल अटेंशन है माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस। सो टोटल इनकम कितना आया 7,30,000। ठीक है, अब इस पे हमको डिडक्शंस है क्या, नहीं है, टैक्स कंप्यूट करना है। सो टैक्स कंप्यूट करने के लिए हम एक स्पेशल नोट बनाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 इज टैक्स्ड एट व्हाट 20% एंड दिस वन इज टैक्स्ड एट 15% एंड दिस वन इज टैक्स्ड एट नॉर्मल स्लैब रेट्स। तो चलो हम लोग टैक्स का यहाँ पे नोट बनाएंगे। टैक्स, okay, there is long term capital gain at 20%, there is short term capital gain at 15%, and then there is balance which will be taxable at normal slab rates. Okay, yes, ये कितना है, ये कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 5 लाख, ये है 60,000 और मेरा टोटल इनकम कितना है वो तो मैंने लिखा ही नहीं, टोटल इनकम है। सो मुझे 7,30,000 पे टैक्स कॉम्प्यूट करना है। सो 7,30,000 में से 5,60,000 गया, so that comes to 1,70,000. Okay, this will be at slab rates. So everyone along with me. Okay, everyone along with me. अब असेसी कौन है, अब असेसी कौन है, जे है। असेसी कौन है, जे है। तो अपने को कैसे कैलकुलेट करना है ये समझना बहुत जरूरी है। टेक्निक अगर आप एक बार समझ गए तो देन कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए। ओके, अब J is an assessee, J is a resident, J is an assessee individual, J is a resident, resident individual को हर केस में अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा मिलेगा। फिर फायदा किसको नहीं मिलता है, इंडिविजुअल HUF छोड़ के अगर कोई भी असेसी होगा तो उसको अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। इंडिविजुअल और HUF को ही तो स्लैब रेट्स है, बाकी सबको तो फ्लैट रेट्स एप्लीकेबल है, बाकी सबको तो फ्लैट रेट्स एप्लीकेबल है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। और NR को तो हम वैसे भी कोई बेनिफिट नहीं देते, राइट। सो यहाँ पे उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का भी फायदा नहीं मिलेगा, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का। ओके, अब इसको कंप्यूट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जे कौन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 32 ईयर्स मतलब स्लैब 1 में आता है, तो उसका लिमिट कितना है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 का है। इस 2,50,000 में से 1,70,000 तो यूज हो गया, राइट। इधर 1,70,000 हमने यूज कर लिया, बराबर है। तो बचा कितना इसके पास, बचा कितना इसके पास माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन टेल मी। 1,70,000 से गया 80,000 बचा। अब 80,000 को हमको रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन यूज दिस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अंडर अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑल्सो अंडर सेक्शन 112 ऑल्सो एंड 111A ऑल्सो। अब हमको डिसाइड करना है कि इस 80,000 को हम किस में से लेस करेंगे, 5 लाख में से कि 60,000 में से। चलो लॉजिकली सोचो और बताओ किस में से लेस करेंगे। चलो लॉजिकली सोचो और बताओ किस में से लेस करेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे बताओ, ये 20% पे टैक्स है और ये 15% पे टैक्स है। सो जिस पे टैक्स ज्यादा है उसमें से हम लेस करेंगे ना, सीधी सी बात है। तो हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से लेस किया, तो 80,000, उसका इनकम कितना है 5 लाख, तो 80,000 यहाँ पे गया, 80,000 यहाँ पे गया। ओके, सो पूरा की पूरा 2,50,000 यूज हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 लाख में से 80,000 गया, 4,20,000 पे 20% से टैक्स आ जाएगा। ओके, तो कितना आया 4,20,000 इंटू 20% 84,000 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 60,000 का 50% से कितना आ जाएगा 9,000। सो टोटल माई टैक्स विल बी
93,000। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ पे टैक्स मैंने लिख लिया 93,000। ओके, इसमें सेस ऐड हो जाएगा at the rate of 4%. Any doubts? Anyone having any doubts?